हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी फ्रेंड कृष्णा लोहान और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूं नाटक की परिभाषा, उसके तत्व और उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे मैं समझाऊंगी आपको। तो जैसे कि आपको पता है नाटक क्या होता है। किसी भी कार्य की या किसी भी समाज की प्रस्तुति हम जब देते हैं तो वो अभिनय हमारा नाटक कहलाता है। नाटक की सिंपल सी परिभाषा यही है, किसी पात्र या किसी समाज का दृष्टिकोण अगर हमें अभिनय द्वारा दिखाना होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नाटक बोलते हैं। जिसमें दोस्तों मानव की और साथ साथ समाज की जो संवेदनाएं होती हैं, यानी मानवीय संवेदनाएं, हमारी फीलिंग्स या हमारी कोई समस्या है, उसको भी इसी के अंतर्गत लिया जाता है। इस पर नाटक बनते हैं, आप जानते भी हैं। और समाज के सभी चरित्रों का चित्रण करना, यानी जितने भी सत्य हैं समाज में, जितने भी इनके यथार्थ हैं यानी फैक्ट हैं समाज के, उनके ऊपर नाटक को बनाया जाता है। अब अगर हम इनके बारे में बात करें कि इनके तत्व कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको भी हम डिटेल में यही करेंगे। नाटक के वस्तुतः 7 तत्व माने जाते हैं, यानी कि एलिमेंट जो होते हैं इसके 7 होते हैं। पहला होता है कथा वस्तु। कथा वस्तु में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको भी पता है, हम जब नाटक का टाइटल सजेस्ट करते हैं या लेते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले हम उस नाटक की पूरी रूपरेखा को तैयार करते हैं। उसके बाद उसका टाइटल हम सजेस्ट, यानी 2 तरह का होता है, एक मुख्य होता है, एक सहायक होता है। मुख्य में हम इसका टाइटल लेते हैं और सहायक में हम इसका पूरी रूपरेखा यानी इसकी पूरी स्टोरी आप कह सकते हो। इसके बाद लेने के बाद फिर हम चलते हैं कि हमें यहाँ इसके लिए कैरेक्टर यानी कि हीरो या हीरोइन जो अदर मेंबर्स भी होंगे नाटक के, वो हमें चाहिए हैं और उनको हिंदी में पात्र कहा जाता है। पात्र व चरित्र चित्रण, यानी किसको क्या कैरेक्टर हमने देना है अपने नाटक में। अब हमें पात्र भी मिल गए हैं, अब पात्र बोलेंगे क्या वो हमें सोचना है। ये संवाद यानी ये डायलॉग्स भी हमें कथोपकथन भी बोल सकते हो, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप। इंग्लिश में इनको डायलॉग बोला जाता है। संवाद हमें क्या देने हैं जिससे कि वो पूरे नाटक में जो है देखने वालों को, श्रोताओं को आनंदित कर दे, मंत्रमुग्ध कर दे या उनको कोई शिक्षा प्रदान करे। संवाद में हम उनको अच्छे अच्छे संवाद लिख के देते हैं, जो कि एक नाटक के लिए बहुत ही जरूरी, यानी पूरी फिल्म आप, पूरे नाटक आप किस पे निर्भर मानते हो, संवाद पे। यानी डायलॉग अच्छे होंगे तभी मज़ा आता है किसी चीज़ का। इसका चौथा पार्ट है देश काल या वातावरण, यानी किस वातावरण में इस नाटक को हम बना रहे हैं। जैसे कि किसी संस्कृति पे, सभ्यता के ऊपर बना रहे हैं या कोई समाज की जो अच्छी बुरी जो भी स्थितियां हैं उसके ऊपर जब हम बनाते हैं तो इसको वातावरण या देश काल कहा जाता है। 5वें पॉइंट में इसका है उद्देश्य। उद्देश्य में हम क्या लेते हैं, यानी हमारा उद्देश्य क्या है। जैसे कि मैंने परिभाषा में भी बताया था, हमारा उद्देश्य नाटक बनाने का किसी भी व्यक्ति या समाज को शिक्षण या मनोरंजन प्रदान करना होता है। और वह किस तरह से हम करेंगे, शैली द्वारा। अब शैली क्या होती है, शैली होती है हमें उस पूरी की पूरी हिंदी या इंग्लिश के अकॉर्डिंग, जैसे जितनी ग्रामर है हम उसको ले लेते हैं, जिसमें छंद अलंकार समास का भी यूज किया जाए। इस तरह से पूरी व्याकरण यानी टोन, शैली के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को यूज करेंगे। उसमें उसकी भाषा भी आ जाती है, जहाँ की हम, जैसे कि मैक्सिमम फिल्में जो बनती हैं मुंबई, यूपी या फिर आंध्र प्रदेश वगैरह में बनती हैं, बनती वैसे हर जगह है, लेकिन मैं बता रही हूँ शैली किसको बोला जाता है। इसमें पूरी भाषा व्याकरण यानी जो भी उनकी लैंग्वेज है वो आ जाती है। फिर अगला पॉइंट है अभिनय और रंगमंच। अब सब कुछ हमारे पास हो गया है, चलो रंगमंच पर चलते हैं। रंगमंच क्या होता है, स्टेज होती है। स्टेज पर हमारे सारे पात्र अपने संवादों के साथ जाते हैं, रंगमंच को सजाया जाता है। फिर उसके बाद जो है अभिनय किया जाता है, यानी दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं, क्योंकि रंगमंच पर ही अभिनय होता है। अभिनय क्या है, एक्टिंग होती है, इसको एक्टिंग बोला जाता है। यानी पूरे मिलाकर हमारे नाटक के तत्व 7 हैं। पहले हमें सजेस्ट करना है स्टोरी, स्टोरी का टाइटल यानी कथा वस्तु हो गई। फिर हम ढूंढते हैं भाई कैरेक्टर ढूंढे जाएं, पात्र, उनको क्या चरित्र दिया जाता है वो हम सजेस्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम उनको देते हैं डायलॉग, भाई अब तुम्हारा बोलने का टाइम है। कहाँ बोलोगे, वातावरण के अकॉर्डिंग बोलोगे, देश काल के अकॉर्डिंग बोलोगे, तुम्हें संस्कृति पे बोलना है, सभ्यता पे बोलना है, या किसी सामाजिक बुराई अच्छाई पे बोलना है, या न्यू टेक्निक्स पे फिल्में बनती हैं उस पर। फिर हमारा उद्देश्य है इतना कि भी हम लोगों के मन में ये चीज़ जो है जो डालें, उनको समाज के प्रति हम आईना दिखाएं। फिर इसके बाद हम शैली ले लेते हैं, यानी टोन ले लेते हैं, उसमें लैंग्वेज, भाषा, व्याकरण सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर है अभिनय और रंगमंच पर जाना, लास्ट का काम ये होता है।
यानी ये तत्व हो गए। हम इस क्वेश्चन को अब आगे बढ़ते हैं। इसका विकास नाटक का कैसे हुआ है, यानी उद्भव कहाँ से इसका उद्भव हुआ है। सो फ्रेंड्स, हिंदी नाटक का उद्भव या विकास आप बोल सकते हो। किस तरह से हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति चारों वेदों के उपरांत मानते हैं। यानी किसके बाद हुई है, जब 4 वेद बन चुके थे, इसके बाद भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की। तो भारतीय नाटकों की अपनी मौलिक विशेषता होती है, यानी फंडामेंटल इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपनी अलग इनकी जो पहचान होती है। हिंदी में नाटक परंपरा का आरंभ हरिश्चंद्र से माना जाता है। इनके पूर्व नाटक नाम की जो भी रचनाएं मिली हैं, उनमें नाटक जैसी कोई विशेषता नहीं मिली है। शुरुआत कहाँ से हुई है, हरिश्चंद्र के नाटकों से हुई है। इसके बाद हमारे यहाँ रामलीला, संवाद, जिसको सांग भी बोलते हैं हरियाणा में, तथा नौटंकी का अभाव नहीं रहा, यानी बनते ही चले गए। लेकिन भारतेंदु ने भिन्न आदर्शों पर नाटकों का निर्माण किया, यानी उन्होंने इनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कैसे डिवाइड किया है, चलिए पढ़ते हैं इसको भी। विभिन्न युगों में नाटकों का विकास हुआ, यानी जितने भी उपन्यासकार, जितने नाटककार रहे हैं, उनके युगों में किस तरह से नाटक को विकसित किया गया, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं यहाँ पर। पहला है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्हीं को माना जाता है। यानी जैसे कि नाटक की उत्पत्ति शुरू में मैंने भूमिका में बताई, तो भारतेंदु हिंदी नाटक के जन्मदाता ही नहीं बल्कि अपने युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने गए हैं। इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका रंगमंच विषयक ज्ञान, या रंगमंच के बारे में इनको सबसे ज़्यादा ज्ञान था, अनुभव था। इस वजह से इनको सर्वश्रेष्ठ नाटककार माना जाता है। जिस सामाजिक चेतना को काव्य द्वारा इन्होंने व्यक्त करना चाहा, यानी लोगों के मन में जो है इन्होंने चेतना जगाई, इसके लिए इनको नाटक उचित माध्यम प्रतीत हुए। यानी इनके जो नाटक हैं वो बिल्कुल उपयुक्त माने गए हैं। इन्होंने हास्य तथा व्यंग के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। इनकी नाट्य कला, यानी नाटक के जो स्किल्स थे इनकी, ड्रामा की, और अंग्रेजी, बांग्ला तथा संस्कृत 3 भाषाओं में इनकी पकड़ थी, वो इनके नाटकों में देखी जाती है। नाटकों पर इनका प्रभाव था। इनके अनेक नाटक जैसे प्रेम योगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, जो कि आप पढ़ चुके हो, ये सभी इसमें हैं। आपको जो भी इनकी कविताएं याद हैं, जो भी इनके जो रचनाएं याद हैं, लिख सकते हो। जरूरी नहीं होता कि आप बिल्कुल जो एग्जैक्ट मैंने ही लिखा वही लिखोगे। रचनाएं आप अपने अकॉर्डिंग इनको लिख सकते हो। फिर दूसरा क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का युग आता है भारतेंदु के बाद। यानी भारत को द्विवेदी, यानी 2 वेदों में, इस तरह से याद कर लीजिएगा। भारत के बाद, भारतेंदु के बाद, ओके, द्विवेदी युग की बारी आती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इनके युग में वस्तुतः नाटकों की प्रगति अवरुद्ध हो गई, यानी कि इनके समय में आकर एक बार तो नाटक सारे रुक गए थे। ये सुधारवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। यानी क्या थे ये, बिल्कुल किसी भी चीज़ के अंदर ये प्रोग्रेस लेकर आते थे, नयापन लेके आते थे। इस काल में मनोरंजन के लिए साहित्य रचना न हो सकी, फिर भी इस काल में जिन नाटकों की रचना हुई उनके पात्र महापुरुष रहे। महापुरुष कैसे रहे, इन्होंने महान पुरुषों पर नाटक बनाए। महान पुरुषों में बहुत सारे हैं, हमारे भारत देश में महान पुरुषों की कमी नहीं है, किसी का भी नाम आप ऐड कर सकते हो। इस काल में रचे गए नाटक आप बता सकते हो, जैसे जगन्नाथ चतुर्वेदी का तुलसीदास, वियोगी हरि का प्रबुद्ध यामिनी, मिश्र बंधु का शिवाजी, बद्री भट्ट का कुरुवन दहन, और 5वां माधव शुक्ल का महाभारत। तो इसमें से आपको 2 तो अच्छे से याद रहेंगे, जगन्नाथ चतुर्वेदी का तुलसीदास, माधव शुक्ल का महाभारत। मिश्र बंधु का शिवाजी भी आप लिख सकते हो। फिर थर्ड इसमें आया है प्रसाद। प्रसाद कौन थे, जयशंकर प्रसाद। तो इन्होंने अपने नाटकों में प्रौढ़ता प्रदान की, यानी कि मैच्योरिटी थी इनके नाटकों में। उपन्यास क्षेत्र में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद का है, वही नाटकों में जयशंकर प्रसाद जी का है। आप लिख सकते हो, अगर मुंशी प्रेमचंद को उपन्यासों में तारा माना जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को भी वहाँ दूसरा तारा या फिर चांद माना जाता है। आप किसी तरह से इनको अलंकृत या उपमा दे सकते हो। इनके हाथों हिंदी नाटक के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। इन्होंने बहुत ही एक अच्छा परिवर्तन लाया। प्रसाद ने 1 दर्जन से अधिक नाटकों का निर्माण किया, यानी 1 डजन से ज़्यादा इन्होंने
सीरियल्स को क्रिएट किया, जैसे सज्जन, कल्याणी। सज्जन ने कल्याण किया, प्रणय होता है, प्रणय आपको पता है, सूत्र, प्रणय सूत्र यानी कि बांधना, प्यार का सूत्र बांधना। करुणालय कल्याणी से, राज्यश्री अजातशत्रु, कामना, मिले जुले से नाम है, आप इनको याद कर सकते हो, इनमें से कोई दो भी लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रसाद ने नाटकों का विषय गौरवपूर्ण इतिहास से ग्रहण किया, यानी इनके सबसे ज़्यादा नाटक हमारी हिस्ट्री से रहे हैं। उन्होंने इसके पात्र भी अतीत से लिए हैं, जितने कैरेक्टर्स हैं, जैसे शिवाजी ले लिया, मतलब इसी तरह से जो भी महान योद्धा हमारे इतिहास में रहे हैं, उन्होंने इसके पात्र अतीत से लिए। इनके नाटकों में भारतीय तथा पश्चिमी पद्धतियों का मेल पाया जाता है, यानी कि शैली, इनकी जो स्टाइल था लिखने का, भारतीय पश्चिमी मिक्स था। चंद्रगुप्त इनका सबसे अच्छा नाटक, सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इनमें सर्वश्रेष्ठ नाट्य कला का समावेश पाया जाता है, यानी कि इनको बिल्कुल ही फेमस माना जाता है इस चीज़ में कि ये नाटक में प्रसिद्ध रहे हैं। अब यहाँ पे आगे है, नाटक में गीतों का भी सृजन पाया जाता है, यानी इनके नाटकों में लगभग क्या है, गीतों का सृजन पाया जाता है। 4th पॉइंट इसमें है प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। प्रसादोत्तर का मतलब क्या है, जो जयशंकर प्रसाद के बाद हिंदी के नाटक आए हैं उनके बारे में ये आगे काल रहा है। प्रसाद के उपरांत अनेक नाटक धाराओं ने प्रवाह प्रबल किया। नेक्स्ट देखिए, इसमें ऐतिहासिक नाटक है इनका पहला, यानी कि इन्होंने प्रसादोत्तर के बाद जो भी, मतलब प्रसादोत्तर का मतलब यहाँ पे कोई एक लेखक नहीं है, यहाँ कई सारे लेखक ऐसे थे जिन्होंने नाट्य को प्रवाह दिया। ऐतिहासिक नाटक कौन कौन से थे यहाँ पे, इन नाटककारों में वृंदावन लाल वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, हरि कृष्ण प्रेमी, ये आप ऐतिहासिक नाटक और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक के लेखक आप मान सकते हो, यहाँ लिख सकते हो। इनमें से भी कोई आप दो लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी मैं आपके लिए जो भी आप कंटेंट मुझे बताते हैं मैं उनको लेके आऊँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे लेखन में लिखकर प्रस्तुत करूँ।